नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं और साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको हम जो है वो कंप्लीट करें। यानी कि कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो टॉपिक हमने टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर शामिल कर लिया, उसकी पूरी डिटेल जो है वो हम पढ़ेंगे, पूरा डेप्थ नॉलेज पढ़ेंगे। फिर चाहे क्वेश्चन हमारे पास में डायरेक्ट आए, चाहे हमारे पास में इनडायरेक्ट आए, चाहे हमारे पास में अप्लाइड आए, चाहे इमेज बेस्ड का आए, क्वेश्चन हमारे पास में किस प्रकार से भी आए, वो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में बिल्कुल राइट जाएगा। तो शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक के हमारे पास में दैट इज कॉल्ड 318 नंबर की क्लास आएगी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जिसको हम आज जो है वो पढ़ने वाले हैं। और ये जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, ये टॉपिक सेलेक्ट किया है हमने जो हमारे पास में 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट है। अब वो लिस्ट कहाँ से आई है, कैसे बनी, कैसे हमने इसको सब्जेक्ट वाइज जो है वो सेग्रीगेट किया, इसके बारे में सब लोगों को जो है वो पता है। और ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास में बच्चे हैं उन सब के पास में जो है वो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट भी जो है वो होगी। ठीक है, जिसके पास नहीं है वो बच्चे मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उनको जो है वो रिप्लाई जरूर करता हूँ। ऑलमोस्ट जितने भी मेरे पास में मैसेज आते हैं, मैं 100% की गारंटी तो नहीं लेता हूँ, लेकिन 95% लोगों को जो है मैं रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज जो है वो हमारे पास में आते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमने इसको लिया है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अब बात करते हैं हमारे पास में क्वेश्चन आंसर की, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारे पास में जो है वो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, जिन बच्चों ने जो है वो ऑलरेडी कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो दिए हैं, या उन्होंने जो है वो प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक से जो है वो हमारे पास में बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि इसकी ईटियोलॉजी से रिलेटेड, देन इसके मैनेजमेंट से रिलेटेड, देन इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, इसके टाइप से रिलेटेड, हर जगह से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं कि देखो इस जगह पे चोट लगी है, इस रीजन में चोट लगी है, तो कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होगा, या बोल देते हैं कि ये ऑर्गन अफेक्टेड है तो कौन से जो है वो रीजन में हमारे पास में जो है वो इंजरी हो सकती है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट को कैसे जो है वो आप हैंडल करोगे, कैसे जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट करोगे। तो ये सारी की सारी जो है वो हमारे पास में जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और बहुत सारे बच्चों के जो है वो ये क्वेश्चन गलत होते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनको जो है वो पर्टिकुलर अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ाया नहीं गया। अब आपको ये भी पता है कि वो कहते हैं ना कि चाकू चाहे जो है वो तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पे गिरे, नुकसान जो है वो किसका होना है दोस्तों? तरबूज का होना है। तो अगर स्टडी सही तरीके से टीचर ने नहीं करवाई है तो भी नुकसान जो है वो बच्चों का होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तो बच्चे बैठते हैं। अब गलत क्वेश्चन होगा वो बच्चों का होगा, रैंक नहीं आएगी बच्चों की नहीं आएगी, सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों का नहीं आएगा। राइट? तो इसकी वजह से जो है वो सारा का सारा खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। लेकिन आज की क्लास के बाद में बच्चों पे जो है वो ऐसा बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि इसको जो है वो हम कंप्लीट स्टडी कर लेंगे। उसमें हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, देन उसकी ईटियोलॉजी भी अलग अलग टाइप से हैं। ठीक है? देन उसके हमारे पास में जो है वो किस किस तरीके से कौन कौन सी इंजरी होती है। जैसे एंटीरियर पार्ट में इंजरी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर पार्ट में इंजरी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों साइड से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेंसरी इंपैक्ट होगा तो क्या चीज आएगी। तो वन बाय वन करके सारी चीजों की हम जो है वो यहाँ पे स्टडी करेंगे। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आगे आने वाला 1 घंटा जो है वो हमारे पास में काफी सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में सही करके आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। क्लियर है? और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें हमारे पास में एनाटॉमी फिजियोलॉजी याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक अगर आपको इसकी पर्टिकुलर एनाटॉमी फिजियोलॉजी याद नहीं होगी तो आपको जो है बड़ी समस्या आने वाली है। तो पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जहां जहां मुझे जो जो जरूरत होगी वो चीज जो हो मैं यहाँ पे जरूर बताऊंगा, और इस टॉपिक को जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो चलते हैं आगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं।
सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की जो है वो डेफिनेशन क्या होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की डेफिनेशन से पहले आपको अपने को जो है वो नर्वस सिस्टम के बारे में जरूर पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना टाइम अगर उसी के बारे में बताने लग गए तो पूरी क्लास वहीं पे जो है वो खत्म हो जाएगी। हमारे पास में दोस्तों एक होता है हमारे पास में नर्वस सिस्टम, ठीक। एक क्या होता है, मतलब आपको पता है कि नर्वस सिस्टम होता है जो पूरी बॉडी को जो है वो कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम को जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक होता है हमारे पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारे पास में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या हो गया, नाम से पता है, सेंट्रल, जो सेंट्रली चीजों को जो है वो कंट्रोल करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास में जो है वो दो चीजें आती है। एक होता है ब्रेन, एक इसके अंदर क्या आता है दोस्तों, ब्रेन आता है, और दूसरा आता है हमारे पास में स्पाइनल कोड। तो ये दो चीजें जो है वो किस में आती है दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है। इसको भी हम अलग अलग पढ़ते हैं, ब्रेन अलग पढ़ा जाता है और स्पाइनल कोड जो है वो अलग पढ़ा जाता है। हम पढ़ेंगे नहीं, मैं जस्ट थोड़ा सा जो बता रहा हूँ। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नाम से पता चला, पेरिफेरल मतलब दूर, ठीक है। तो ब्रेन से जो हमारे पास में नर्व निकलती है वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है, और जो स्पाइनल कोड से जो नर्व निकलती है वो भी हमारे पास में जो है वो किस में आती है दोस्तों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में दोस्तों ब्रेन हो गया, ठीक है, ये हमारे पास में सेरेबेलम, और ये हमारे पास में दोस्तों स्पाइनल कोड होगी। तो इससे जो है वो हमारे पास में नर्व निकलती है, यानी कि ब्रेन से जो है वो नर्व निकलती है वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है, और स्पाइनल कोड से भी जो नर्व निकलती है वो भी हमारे पास में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है वो काउंट आती है। तो जो ब्लैक से मैंने बनाया वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, और जो रेड से बना वो हमारे पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास में क्या चीज आ गई, 12 पेयर तो क्या होती है दोस्तों, हमारे पास में क्रेनियल नर्व होती है। क्या होती है? 12 पेयर तो हमारे पास में क्रेनियल नर्व होती है, और 31 पेयर जो है वो हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, स्पाइनल नर्व होती है। ये एक बेसिक जो है मैं आपको बता रहा हूं। अब बात आती है कि स्पाइनल कोड इंजरी क्या होता है। तो मैं कहता हूं कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आए तो उसका ब्रेक डाउन करो। स्पाइनल कोड इंजरी, स्पाइनल कोड में जो है वो इंजरी हो जाती है, उसको हम कहते हैं स्पाइनल कोड इंजरी, और वो किसी भी वजह से हो। वो हमारे पास में दोस्तों फिजियोलॉजिकली भी होती है, पैथोलॉजिकली भी होती है, और अलग तरीके से, यानी कि मैकेनिकल और पैथोलॉजिकल दो तरीके से हम डिवाइड करेंगे तो वो सारी चीजें। तो ये जो हमारे पास में स्पाइनल कोड है, ठीक है, ब्रेन में इंजरी होगी उसको तो हम हेड इंजरी कह देंगे। क्या होगा कि ब्रेन के अंदर जो चीज होगी उसको तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, हेड इंजरी कह देंगे, हेड इंजरी जो है वो बोल देंगे। लेकिन स्पाइनल कोड में जो होगी उसको हम बोलेंगे स्पाइनल कोड इंजरी, जो कि आज हमारे पास में टॉपिक है। क्या है? एसपीआई, स्पाइनल कोड इंजरी जो है वो आज हमारे पास में टॉपिक है। तो इस स्पाइनल कोड में दिक्कत आएगी। अब देखो स्पाइनल कोड में इंजरी आ रही है तो आपको पता है स्पाइनल कोड तो हमारे पास में जो है वो सारे जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन सबको कंट्रोल करता है। तो जैसे यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम आई तो आगे का हिस्सा जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। उसमें हमारे पास में सेंसरी फंक्शन भी इफेक्ट हो सकता है, मोटर फंक्शन भी इफेक्ट हो सकता है, और मिक्स्ड फंक्शन भी जो है वो अफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों वन बाय वन करके चलते हैं और इस टॉपिक को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, स्पाइनल कोड इंजरी refers to damage to spinal cord resulting in partial or complete loss of motor, sensory and autonomic function below the level of the lesion। बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई है और एक बार में याद भी हो जाएगी। तो देखो स्पाइनल कोड इंजरी जो है वो किसको कहा जाता है, स्पाइनल कोड इंजरी जो है वो किसको रेफर किया जाता है, डैमेज टू, कौन सी चीज को डैमेज टू स्पाइनल कोड। किसको डैमेज हो रहा है दोस्तों, स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर क्या डैमेज हो रहा है दोस्तों, स्पाइनल कोड डैमेज हो रही है, एंड रिजल्टिंग इन, जिसकी वजह से क्या होगा, पार्शियल होता है थोड़ा बहुत, एंड कंप्लीट लॉस ऑफ, या तो पार्शियल अगर थोड़ी इंजरी होती है, या मान लो कि ऐसी जगह इंजरी है जहां पे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है तो पार्शियल लॉस हो जाएगा, और अगर ऐसा कोई ज्यादा चोट लगी जिसकी वजह से कंप्लीट लॉस हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कंप्लीट लॉस ऑफ मोटर, सेंसरी एंड ऑटोनॉमिक फंक्शन। किसका लॉस हो जाएगा दोस्तों, मोटर, सेंसरी एंड ऑटोनॉमिक फंक्शन का जो है वो लॉस हो जाएगा बिलो द लेवल ऑफ लीजन के बाद में। अब ये क्यों वर्ड बोला, जैसे मान लो स्पाइनल कोड की इंजरी यहां हुई है ऊपर की साइड में, जैसे यहां पे स्पाइनल कोड की इंजरी है तो ये पूरे इससे नीचे वाला जो पार्ट है वो दिक्कत करेगा, यानी कि वो अफेक्टेड होगा। मान लो स्पाइनल कोड की इंजरी यहां हुई है तो इससे नीचे वाला, तो जितना नीचे हमारे पास में स्पाइनल कोड की इंजरी होती है ना उतना ज्यादा ठीक है। हालांकि
इंजरी हो रही है वो ठीक तो कहाँ है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर चीजों में देखा जाए तो जहां पे हमारे पास में इंजरी हुई है उससे नीचे वाली चीज में जो है वो हमारे पास में अच्छी चीजें हैं। क्लियर है? तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होता है, इसमें डैमेज होता है। क्या स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है? वो पार्शियल भी डैमेज हो सकती है, वो कंप्लीट भी डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से मोटर, सेंसरी या बोथ भी कह सकते हैं और ऑटोनोमिक फंक्शन जो है वो अफेक्टेड होते हैं। कहां पे? जहां पे भी जो चोट लगी है उससे नीचे। एंड इट कैन बी ट्रोमेटिक एंड नॉन ट्रोमेटिक, और ये जो है वो हमारे पास में ट्रोमेटिक भी हो सकती है और नॉन ट्रोमेटिक हो सकती है। अब ट्रोमेटिक तो आपको पता चल गया होगा कि यार कहीं पे भी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होगी, जैसे मान लो कहीं छत से गिर गया या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या कोई ब्लंट ट्रॉमा हो गया, तो किसी की वजह से उसमें ट्रोमेटिक तो आपको समझ में आ गया कि ट्रोमा की वजह से जो है वो हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रही है। बट नॉन ट्रोमेटिक, नॉन ट्रोमेटिक में क्या होगा? नॉन ट्रोमेटिक में हो गया मतलब बिना ट्रोमा के। अब आप कहोगे कि बिना ट्रोमा के कैसे? बिना ट्रोमा के भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है। मान लो उसके आसपास कोई ट्यूमर निकल आए, ठीक है, मान लो उसके आसपास कोई और चीज आ जाए जो उसको डैमेज करने लग जाए, मान लीजिए हर्निया हो जाए, वो हर्निया जो है वो हमारे पास में उस नर्व को जो है वो कंप्रेस करे, तो ये हो जाता है हमारे पास में नॉन ट्रोमेटिक। क्लियर हो गया? तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है वो ट्रोमेटिक भी होती है और नॉन ट्रोमेटिक भी होती है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में, थोड़ा सा हम एनाटॉमी को रिमाइंड कर लेते हैं ताकि ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में क्लियर हो जाए, क्योंकि बिना एनाटॉमी जो है वो हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को जो है वो नहीं पढ़ सकते। तो देखिए, द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द फोरामिन मैग्नम टू द लेवल ऑफ L1 L2 वर्टिब्रा, यानी कि ये कहां से कहां तक होती है स्पाइनल कॉर्ड? ये हमारे पास में ब्रेन हो गया, ब्रेन से हमारे पास में एक, तो आपको पता है स्कल के नीचे की साइड में जो है वो एक होल होता है जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? फोरामेन मैग्नम। ठीक है, जहां से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो निकलती है। तो स्पाइनल कॉर्ड कहां से शुरू होती है? जो फोरामेन मैग्नम होता है, यानी कि ये जगह जो आ गई हमारे पास में, यहां से लेके कहां तक? जो वर्टिब्रा हमारे पास में L1 L2 वर्टिब्रा होती है वहां तक होती है। और ये चीज आपको पता ही है कि जैसे हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो देखो, ये हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड यहां से शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है दोस्तों? ये हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड तो जा रही है यहां तक, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तो यहां तक जा रही है, ये सॉरी वर्टिब्रा तो यहां तक जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड यहीं पे खत्म हो जाती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास में सर्वाइकल के अंदर जो है वो कितने होते हैं दोस्तों? सर्वाइकल के अंदर हमारे पास में 7 वर्टिब्रा होती है, C1 से लेके C8 इसमें दे रखी है, ये वर्टिब्रा नहीं है, ये हमारे पास में नर्व होती है, ठीक है। एंड थोरेसिक हमारे पास में जो है वो 12 होती है, लंबर जो है वो हमारे पास में 5 होती है, ठीक है। ये वैसे बता रहा हूँ L1 L2 L3 L4 L5 इस तरीके से, ठीक है, मैं अच्छी तरीके से लिख देता हूँ क्योंकि हमें अभी थोड़ी देर बाद चाहिएगी भी। तो L1 L2 L3 L4 और L5। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास में सैक्रम एंड देन कोकिक्स, ये हमारे पास में जो है वो 4 होती है, कुछ बुक्स में इसको 4 बोलते हैं, कुछ में जो है वो 1 भी बोल दिया था। तो ये तो हो गए हमारे पास में दोस्तों वर्टिब्रा, ये क्या है दोस्तों? वर्टिब्रा। और यहां से हमारे पास में क्या निकलती है दोस्तों? नर्व निकलती है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड यहां से शुरू होती है और कहां तक जाती है दोस्तों? जो L1 और L2 है वहीं तक जाती है, और इसी के नीचे से हम जो है वो लंबर पंचर के लिए सैंपल लेते हैं क्योंकि वहां पे स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ जो आर्चिनोइड स्पेस है उसका एरिया होता है, ठीक है। अगर स्पाइनल कॉर्ड होगी तो हम वहां से सैंपल नहीं ले पाएंगे। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। और डिटेल में अगर इसकी चीज चाहिए तो दोस्तों मैंने लंबर पंचर जहां करवाया था वहां पे आप देख सकते हो कि जो हमारे पास में वर्टिब्रा है उसके बीचों बीच हमारे पास में वर्टिब्रा की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, तो वर्टिब्रा में हमारे पास में जो है वो इस तरीके से वर्टिब्रा होती है, ठीक है, इसके हमारे पास में इस तरीके से और इस तरीके से बीच में खोखला एरिया होता है जहां पे हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड आती है। वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो यहाँ से निकल के जाती है ब्रेन से, या हम कहें फोरामेन मैग्नम से लेके जो है वो L1 और L2 तक जाती है, L1 या फिर L2 तक जाती है। उसके बाद हम सैंपल लेते हैं L3 L4 से या फिर L4 एंड L5 से लेते हैं। क्यों लेते हैं सैंपल? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती है, इसलिए यहाँ से सैंपल लेना जो है वो आसान होता है। तो अब देखिए, ये जो आप सर्वाइकल वर्टिब्रा नर्व है, ये ध्यान रखना C1 से C8, तभी तो हमारे पास में वर्टिब्रा होती है 30 और जो हमारे पास में स्पाइनल नर्व होती है वो होती है 31। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में 8 निकलती है, सर्वाइकल से 8 निकलती है, बाकी सबसे एक एक निकलती है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा है 7 लेकिन निकलती है वहां से 8 है। कैसे? एक ऊपर से निकलती है, तो एक मान लीजिए ये सर्वाइकल है, ठीक है, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5, ये C6
और C7 7 वर्टिब्रा है। एक स्पाइनल नर्व यहाँ से निकलेगी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, ये सातवीं और ये आठवीं। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी ना। तो 7 सर्वाइकल के बीच में 8 जो है वो नर्व निकलती है। कैसे निकलती है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो फटाफट, ये हमारे पास में क्या है दोस्तों, ये जो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्सटेंड कहाँ से होती है, फोरामेन मैग्नम से लेके लेवल ऑफ L1 L2 वर्टिब्रा तक होती है। एंड इट्स डिवाइडेड इनटू, अब ये डिवाइडेड का बहुत अच्छा सही है, क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास में वर्टिब्रा डिवाइडेड होती है, वैसे ही जो है वो हमारे पास में ये भी डिवाइड होती है। तो ये भी हमारे पास में सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कोक्सियल सेगमेंट में जो है वो डिवाइडेड होती है। एंड इंजुरी लेवल डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ पैरालिसिस। अब जिस तरीके से जो है वो हमारे पास में इंजरी होगी, उसी तरीके से जो है वो हमारे पास में पैरालिसिस आएगा। यानी कि जहां पे या जिस तरीके की इंजरी होगी, वैसी तरीके से जो है वो पैरालिसिस आता है। तो जैसे सर्वाइकल इंजरी, यहां पे कोई चोट लगी, ये जो हमारे पास में सर्वाइकल आ गया, तो अब ध्यान में रखना सर्वाइकल कहाँ है, थोरेसिक कहाँ, लंबर कहाँ, ये सारी चीजें, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो वही सर्वाइकल, वही थोरेसिक, वही लंबर, वही सैक्रल, वही कोकोजिनस, जैसे हमारे पास में जो है वो वर्टिब्रा है, वैसे के वैसे ही इनका भी जो है वो सेम नामकरण है। तो देखो, जैसे हमारे पास में इंजरी होगी, वैसे ही जो है वो हमारे पास में पैरालिसिस होगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल करें, अगर सर्वाइकल इंजरी होगी, ये हमारे पास में सर्वाइकल इंजरी होगी, तो उस क्लाइंट के अंदर क्या देखा था दोस्तों, क्वाड्रिप्लेजिया, या जिसको टेट्राप्लेजिया के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, यानी कि क्वाड्रिप्लेजिया को किस नाम से जाना जाता है। अब क्वाड्रिप्लेजिया तो जो है वो आपको पता ही होगा, क्वाड्रिप्लेजिया होता है जैसे हमारे पास में ऊपर 1/4 एरिया में अगर हमारे पास में पैरालिसिस आए। हेमिप्लेजिया आधे चीज में जो है वो हमारे पास में पैरालिसिस आएगा, उसको हेमिप्लेजिया कहते हैं। क्वाड्रिप्लेजिया होता है हमारे पास में 1/4, यानी कि जो ऊपर ऊपर वाला हिस्सा एरिया, जैसे रेस्पिरेटरी, ये यहां तक पैरालिसिस होगा, उसको बोलते हैं क्वाड्रिप्लेजिया। तो जो क्वाड्रिप्लेजिया है, या जिसको हम टेट्राप्लेजिया के नाम से भी जो है वो जानते हैं, ये होता है सर्वाइकल इंजरी होगा तब। क्लियर? तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास में थोरेसिक या लंबर इंजरी होगा, तो क्या होगा दोस्तों, पैराप्लेजिया होगा। पैराप्लेजिया क्या होता है, मतलब नीचे के जो लोअर लिम्ब है, उसमें जो है वो नमनेस आ जाएगी, वहां पे जो है वो लकवा मार जाएगा, इसको हम बोलते हैं पैराप्लेजिया। तो समझ में आ गया कि ये जो हमारे पास में पैरालिसिस होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो पैरालिसिस होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कौन सी जगह पे जो है वो हमारे पास में इंजरी हुई है। तो सर्वाइकल इंजरी हुई है तो क्वाड्रिप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया होता है, और अगर थोरेसिक और लंबर इंजरी हुई है तो हमारे पास में जो है वो पैराप्लेजिया होगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कोजेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो है वो क्या क्या कोजेज होते हैं, तो दो प्रकार के कोजेज होते हैं। एक होता है हमारे पास में ट्रोमेटिक कोजेज, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, और दूसरा होता है हमारे पास में नॉन ट्रोमेटिक। कौन सा हो गया? नॉन ट्रोमेटिक। अब वही चीज थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जो पहले डाउट था अब शायद क्लियर हो जाएगा। ट्रोमेटिक मतलब कोई भी जो है वो ट्रोमा होता है, यानी कोई भी जो है वो हमारे पास में आके जो है वो चोट लगती है, और उसकी वजह से जो है वो हमारे पास में इंजरी होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रोमेटिक कोजेज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या कोई पर्सन हाइट से गिर गया, या कोई भी चीज जो है वो खेलते कूदते टाइम पे जो है वो चोट लग गई, ये सारे के सारे जो है वो कोजेज क्या आते हैं दोस्तों हमारे पास में, ट्रोमेटिक कोजेज आते हैं। मोस्ट कॉमन कोजेज आते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के। ठीक है, बिल्कुल जहां भी नहीं समझ में वहां पे बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो ट्रोमेटिक कोजेज मतलब कोई भी ट्रोमा होगा, तो वहां पे जो है वो हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी, वो होगा ट्रोमेटिक। जैसे फॉर एग्जांपल आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, यू आर वेरी वेल फेमिलियर अबाउट दिस वन। एंड फॉल फ्रॉम हाइट, कोई ऊंचाई से गिर जाए, तो ऊंचाई से गिर जाता है तो आपको वहां पे पता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने की संभावना है। नेक्स्ट वोलेंस, भाई कहीं पे झगड़ा हो जाए, जैसे कोई बंदूक बंदूक चल जाए, स्टेप वुंड हो जाए, कहीं पे लठ मार दिया है, किसी को दे दिया, तो वो सारी चीजें वोलेंस की जगह पे भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है। स्पोर्ट्स इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी जैसे डाइविंग है, देन जिम्नास्टिक है, फुटबॉल है, भाई ये भी चीज पता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वहां होती है। खेलने कूदने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो गोताखोर वगैरह हैं, या जो जिम्नास्टिक है, वो कहीं पे गिर जाते हैं,
कुछ इस तरीके से गिर जाते हैं कि उनकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कैसे? जैसे कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा है तो कोई सामान गिर गया, कोई टाइल्स वगैरह गिर गई या कोई भारी सामान उसके ऊपर गिर गया, तो उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है। तो ये सारे के सारे आ गए हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ट्रोमेटिक कोजेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट आता है नॉन ट्रोमेटिक। नॉन ट्रोमेटिक कैसे? मतलब बिना किसी ट्रोमा के अगर हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रही है उसको बोलते हैं नॉन ट्रोमेटिक। अब नॉन ट्रोमेटिक कैसे? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ट्यूमर हो गया, यानी कि मेटास्टेटिक एंड प्राइमरी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ट्यूमर हो गया। अब ट्यूमर हो गया तो वो क्या करेगा कि जो हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड है उसको जो है वो प्रेस करेगा या उसको जो है वो दबाव डालेगा। नेक्स्ट इन्फेक्शन हो गया, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है या एब्सिस है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि स्पाइनल कॉर्ड की भी जो है वो टीबी होती है। स्पाइनल कॉर्ड की जो है वो टीबी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? पोर्ट्स स्पाइन। ध्यान रखना, पोर्ट्स स्पाइन के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये भी एग्जाम में जो है वो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, पोर्ट्स स्पाइन किसको कहते हैं? अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड की जो है वो हमारे पास में टीबी होती है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों पोर्ट्स स्पाइन। क्लियर है? तो इन्फेक्शन की वजह से भी जो है वो हमारे पास में दिक्कत आती है। अब इन्फेक्शन की वजह से कैसे? जैसे ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो जाए, एब्सिस हो जाए, वो सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आता हमारे पास में वेस्कुलर डिसऑर्डर। वेस्कुलर डिसऑर्डर इन द सेंस स्पाइनल इंफार्क्शन हो जाए। स्पाइनल इंफार्क्शन कैसे? कि जो हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, जो स्पाइनल कोड को जो है वो ब्लड देती है, अगर उसके अंदर जो है वो हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या वहां पे हमारे पास में जो है वो डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो जाए, क्या दोस्तों? डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो जाए, इसको हम बोलते हैं वेस्कुलर डिसऑर्डर। यानी कि ब्लड वेसल्स में जो है वो ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से ब्लड जो है वो स्पाइनल कोड तक नहीं पहुंच पाए, इसको हम बोलेंगे स्पाइनल कोड इन्फार्क्शन। जैसे मायोकार्डियल में हमारे पास में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, वही सेम चीज जो है वो यहाँ पे होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डीजनरेटिव डिजीज, जिसको हम स्पोंडलाइसिस के नाम से जानते हैं। स्पोंडलाइसिस आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो हमारे पास में नर्व है, ठीक है, वो जो है वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है, डीजनरेशन उनका स्टार्ट हो जाता है या डीजनरेशन वाली प्रोसेस आती है, इसको हम बोलते हैं स्पेंडोलाइसिस। नेक्स्ट आता है कंजेनाइटल एनोमलीज। कंजेनाइटल एनोमलीज जैसे स्पाइनोबाइफिडा, मैंने आपको जो है वो ऑलरेडी बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पढ़ाया होगा, NTD, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसके अंदर स्पाइनल बायोफिडा, ये सारी चीजें बताइए कि जो हमारे पास में स्पाइनल कोड होती है, तो कईयों में क्या होती है कि स्पाइनल कोड की जो कवरिंग होती है वो सही तरीके से नहीं बन पाती है। आपको पता है वहां पे हमारे पास में 3 लेयर होती है, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और आर्चिनोइड मैटर। क्लियर है? तो या तो पूरा का पूरा स्पाइनल कोड बाहर आ जाए तो वो चीज दिक्कत हो सकती है, या हो सकता है उसकी लेयर लेयर सिर्फ बाहर आ जाए। तो ये सारे के सारे एबनॉर्मलिटी मैंने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर जो है वो पढ़ा रखी है। तो कंजेनाइटल एनोमलीज की वजह से भी जो है वो हमारे पास में स्पाइनल कोड इंजरी हो सकता है। तो नॉन ट्रोमेटिक में क्या क्या चीजें आई? मतलब बिना किसी ट्रोमा के, बिना किसी चोट के, बिना किसी जो है वो इंजरी के हमारे पास में जो है वो स्पाइनल कोड डैमेज हो रही है, तो वो आ गया ट्यूमर की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, वेस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से, इंफार्क्शन की वजह से, डिजनरेटिव डिजीज की वजह से और कंजेनाइटल एनोमलीज की वजह से जो है वो होता है। नेक्स्ट आया था हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी, कि इसके अंदर जो है वो बेसिकली हमारे पास में जो है वो होता क्या है। तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पहली चीज आ गई हमारे पास में प्राइमरी इंजरी। प्राइमरी इंजरी इन द सेंस कि सिंपली कहीं चोट लगी और वहां पे स्पाइनल कोड डैमेज होगी, ये हो गया हमारे पास में प्राइमरी इंजरी। जैसे कोई भी चीज का चोट लगा, जैसे मैकेनिकल डैमेज हुआ, मैकेनिकल डैमेज हुआ, जो नर्व थी उसका ब्रेकडाउन हो गया, तो ये हो गया हमारे पास में प्राइमरी इंजरी। समझ में आ गया? पैथोफिजियोलॉजी को ध्यान से समझिएगा। पैथोफिजियोलॉजी मतलब इन द सेंस हमारे पास में स्पाइनल कोड इंजरी जो है वो किस तरीके से होती है। तो पहली चीज आ गई हमारे पास में प्राइमरी इंजरी। प्राइमरी इंजरी में क्या होगा दोस्तों? इनिशियल मैकेनिकल डैमेज ड्यू टू ट्रोमा, यानी कि इनिशियल जो है वो मैकेनिकल डैमेज होता है ट्रोमा की वजह से। जैसे कंप्रेशन हो गया, यानी कि दो बोन के बीच में हमारे पास में नर्व आ गई, या किसी दो और ऑब्जेक्ट के बीच में हमारे पास में नर्व आ गई, या जो स्पाइनल कोड आ गई। तो दो चीजों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर स्पाइनल कोड आ जाती है तो कंप्रेशन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कंट्यूजन, कोई चोट लग गई, लेसिलेशन हो गया, या ट्रांसेक्शन ऑफ द कोड, कोड का जो है वो ट्रांसेक्शन हो गया, मतलब अपनी जगह से जो है वो हट गई। तो ये सारी की सारी चीजें होती है हमारे पास में प्राइमरी इंजरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेकेंडरी इंजरी। सेकेंडरी इंजरी इन द सेंस
कि ये डायरेक्टली जो है वो हमारे पास में डैमेज नहीं करती है, लेकिन धीरे धीरे हमारे पास में उसके बाद जो है वो और चीजें होगी और स्पाइनल कोड डैमेज हो जाएगा। यानी कि इट्स अकर माइन्यूट टू डेज आफ्टर द इनिशियल ट्रोमा ड्यू टू, यानी कि एक बार जो ट्रोमा हो गया वो तो हमारे पास में प्राइमरी में चला गया, लेकिन और चीजों की वजह से हमारे पास में स्पाइनल कोड में कैसे डैमेज हो सकता है, जैसे इस्चीमिया हो गया। इस्चीमिया मतलब लेक ऑफ ब्लड सप्लाई। स्पाइनल कोड या स्पाइनल टिश्यू को जो हमारे पास में जो है वो ब्लड सप्लाई देने वाली चीजें हैं, उसमें अगर हमारे पास में डिक्रीज हो गया, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो गया, इसको हम कहते हैं इस्चीमिया। ठीक है, तो इस्चीमिया हो जाए या फिर हाइपोक्सिया हो जाए। ठीक है, हाइपोक्सिया क्या होता है दोस्तों? हाइपोक्सिया होता है डिक्रीज O2 इन टिश्यू, डिक्रीज O2 इन टिश्यू, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सीमिया क्या होता है? ठीक है, ये तो हो गया हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सीमिया क्या होगा दोस्तों? हाइपोक्सीमिया होगा डिक्रीज O2 इन ब्लड, ब्लड के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए इसको हम बोलते हैं हाइपोक्सीमिया, और टिश्यू के अंदर जो है वो हमारे पास में ऑक्सीजन की कमी हो जाए इसको हम बोलते हैं दोस्तों हाइपोक्सिया। और इस्चीमिया लेक ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाएगा, उसको हम कहते हैं इस्चीमिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इन्फ्लामेशन एंड एडिमा। इन्फ्लामेशन हो जाए या एडिमा हो जाए, कोई भी चोट लगी, मान लो हल्की फुल्की चोट लगी या वहां पे कोई इन्फेक्शन था, लंबे समय तक इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से बाकी चीजों में जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाए। नेक्स्ट आता है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इन द सेंस कि बॉडी के अंदर जो है फ्री रेडिकल टॉक्सिन्स चीजें वाली जो है वो स्प्रेड हो जाए, जिसकी वजह से स्पाइनल कोड जो है वो डैमेज हो जाए। नेक्स्ट आता है सेल अपोप्टोसिस। सेल अपोप्टोसिस क्या हो गया? मतलब किसी भी तरीके से जो है वो सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो गया, जिसको बोलते हैं सेल अपोप्टोसिस। तो ये चीजें आ गई, ये आएगी हमारे पास में सेकेंडरी इंजरी में। भाई प्राइमरी इंजरी में तो क्या हुआ? जैसे चोट लगी, जैसे हमारे पास में जैसे यहाँ पे कोई चोट लगी और स्पाइनल कोड डैमेज हो गया सिंपली। और सेकेंडरी में क्या होता है कि और वही दूसरे रीजन की वजह से जो है हमारे पास में स्पाइनल कोड डैमेज होगी। पर्टिकुलर स्पाइनल कोड पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो ब्लड सप्लाई थी या उसको सहारा देने वाली चीजें थी या और कोई चीजें थी, वो सारी डैमेज हो गई, तो स्पाइनल कोड जो है वो अफेक्टेड होगी। समझ में आ गया? ये हो गया सेकेंडरी इंजरी। एंड दीज प्रोसेस लीड टू प्रोग्रेसिव टिश्यू डिस्ट्रक्शंस एंड न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। क्लियर? यानी कि प्राइमरी इंजरी और सेकेंडरी इंजरी में जो है वो आपको बेसिक एक डिफरेंशिएट ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए ये स्पाइनल कोड है, ठीक है, ये स्पाइनल कोड है और यहाँ पे इस पे चोट लग गई और ये स्पाइनल कोड जो हो ब्रेक होगी, कंप्रेस होगी किसी भी तरीके से, तो ये तो हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी क्या है? जैसे मान लो ये स्पाइनल कोड है, अब इसको खाने पीने के लिए जो चीजें चाहिए, अब इसके खाने पीने की चीजें बंद हो जाएगी तो ये बेचारा वैसे मर जाएगा। ठीक है, यहाँ आसपास इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो इसके अंदर इन्फ्लामेशन होगा, ये वैसे मर जाएगा। आसपास जो है वो टॉक्सिन सब्सटेंसेस आएंगे तो भी इस के ऊपर जो है वो अफेक्टेड आएगा। तो ये सारी की सारी आती है हमारे पास में सेकेंडरी इंजरी में। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में टाइप ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी। ठीक है, स्पाइनल कोड इंजरी के जो है वो कौन कौन से टाइप होते हैं, सब टाइप पढ़ रहे हैं हम। इटियोलॉजी भी हम टाइप में पढ़ रहे हैं, देन पैथोफिजियोलॉजी भी हम टाइप में पढ़ रहे हैं, और अब हम स्पाइनल कोड की इंजरी जो होती है वो किस तरीके से होती है तो वो ले लेते हैं उसकी। तो पहली चीज आ गई हमारे पास में कंप्लीट इंजरी। कंप्लीट इंजरी इन द सेंस नाम से कंप्लीट, का कहने का मतलब यही है, जैसे हमारे पास में ये स्पाइनल कोड है, ठीक है, ये हमारे पास में स्पाइनल कोड है और ये हमारे पास में बताइए कि ग्रे मैटर जो है वो अंदर की साइड में प्रेजेंट होता है और व्हाइट मैटर जो है वो हमारे पास में बाहर की साइड में प्रेजेंट होता है। और ब्रेन के अंदर क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। कैसे? आप याद ध्यान रखना कि ये हमारे पास में ग्रे मैटर जो है वो बाहर प्रेजेंट होता है और व्हाइट मैटर जो है वो अंदर प्रेजेंट होता है, अंदर अगर ब्रेन की बात करें तो, ठीक है। लेकिन स्पाइनल कोड में ग्रे मैटर जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है दोस्तों? अंदर प्रेजेंट होता है। व्हाइट मैटर जो है वो हमारे पास में बाहर प्रेजेंट होता है। मैं तो इसको ये याद रख रहा हूं कि स्पाइनल कोड आ गया स्पाइनल घर के अंदर, यानी कि ग्रे मैटर जो है वो कहाँ होता है? घर में होता है, और व्हाइट मैटर जो है वो बाहर होता है। किसके अंदर? स्पाइनल कोड के अंदर। तो स्पाइनल ग्रे घर के अंदर, बस ये चीज ध्यान रखना। तो देखो कंप्लीट इंजरी से हमारे पास में क्या रिलेशन है? कंप्लीट इंजरी से रिलेशन हमारे पास में कि ये हमारे पास में स्पाइनल कोड होगी, एक सेक्शन काट के देखें तो आपको पता ही है कि यहाँ पे हमारे पास में है वो दो टाइप की नर्व निकलती है, एक निकलती है सेंसरी और एक निकलती है हमारे पास में मोटर। तो ये जो हमारे पास में देखते हैं ये हो गए हमारे पास में सेंसरी, ठीक है, ये क्या होती है? सेंसरी। और जो ये हो गए हमारे पास में, ये हो गए हमारे पास में मोटर। ठीक, तो अगर हम बाहर से करें, जैसे बाहर से अंदर जाए, ये आउट वाला पार्ट है,
अगर हम बाहर से अंदर जाएंगे तो पहले हमें जो है वो सेंसरी मिलेगा, देन हमारे पास में जो है वो मोटर मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना। तो अगर मान के चलिए कि स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हुआ है और स्पाइनल कॉर्ड में सिर्फ और सिर्फ ये बाहर वाली जो नर्व है वही डैमेज हो रही है या यही अफेक्टेड हो रही है, तो फिर हमें सेंसरी प्रॉब्लम से रिलेटेड सफर करना पड़ेगा। मतलब मोमेंट में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सेंसरी चीजें हमारे पास में अफेक्ट हो जाएगी। जैसे इसे टच करके देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन ये से कहेंगे ना कि ये हाथ उठा के देखो तो हम हाथ उठा लेंगे। और हमारे पास में कंप्लीट के अंदर, ये तो हो गया इनकम्प्लीट। कंप्लीट के अंदर क्या होगा, सेंसरी भी अफेक्टेड होगी, यानी कि सेंसरी नर्व भी अफेक्टेड होगी, मोटर नर्व भी अफेक्टेड होगी, और अगर इन दोनों को मिला जाए मिक्स्ड, तो ये दोनों तीनों चीजें जो है वो अफेक्टेड होगी। कंप्लीट इंजरी के अंदर हमारे पास में सेंसरी नर्व भी डैमेज होती है, मोटर नर्व भी डैमेज होती है, और मिक्स्ड नर्व भी जो है वो डैमेज होती है। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तीनों चीज होगी। इनकम्प्लीट के अंदर क्या होता है, या तो सेंसरी नर्व डैमेज होगी या मोटर नर्व डैमेज होगी, ठीक। तो दोनों में से एक चीज जो है वो डैमेज होती है। अब सेंसरी डैमेज होगी तो हमें सेंसेशन नहीं आएगा, मोटर हमारे पास में काम करेगा। जैसे ये मान लो ये मेरा हाथ है, इसके अंदर अगर हमारे पास मेरे को मान लो इंजरी है, तो मेरे को मान लो मोटर नर्व डैमेज होगी, तो मोटर नर्व डैमेज होगी तो क्या होगा, मुझे सिर्फ सेंसेशन का पता चलेगा। कोई टच करेगा मुझे पता चलेगा, कोई पिन चुभाएगा मुझे पता चलेगा, कोई टेम्परेचर गर्म चीज लगाएगा मुझे पता चलेगा, लेकिन मेरे को ये कहा जाएगा कि हाथ उठाइए तो मैं नहीं उठा पाऊंगा, मतलब मोटर डैमेज है। अगर मोटर काम करी है, सेंसरी डैमेज है, तो क्या होगा कि सिंपली अगर हमारे पास में ऐसा कहोगे उठाओ हाथ को तो मैं उठा लूंगा, लेकिन यहां पे टच करेंगे पिंच करेंगे तो वो मुझे पता नहीं चलेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कंप्लीट इंजरी और इनकम्प्लीट इंजरी। कंप्लीट इंजरी में हमारे पास में सेंसरी और मोटर दोनों जो है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों जो है वो हमारे पास में अफेक्टेड होते हैं। तो देखो कंप्लीट इंजरी में हमारे पास में आ गया, दैट इज कॉल्ड टोटल लॉस ऑफ सेंसरी और मोटर फंक्शन बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, यानी कि इमीडिएटली जब हमारे पास में क्या होगा, सेंसरी, दो वर्ड याद रखो, सेंसरी और मोटर फंक्शन दोनों के दोनों जो है वो हमारे पास में क्या होंगे दोस्तों, अफेक्टेड होंगे, मोटर वाले भी और सेंसरी वाले भी। एग्जाम्पल की बात करें, कंप्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जैसे मान लो कोई चोट लगी है जिससे स्पाइनल कॉर्ड जो हो पूरी डैमेज हो गई है, ये हो गया हमारे पास में कंप्लीट इंजरी। नेक्स्ट आता हमारे पास में इनकम्प्लीट इंजरी। इनकम्प्लीट इंजरी का मतलब हो गया कि या तो हमारे पास में सेंसरी नर्व डैमेज होगी या फिर मोटर नर्व डैमेज होगी। ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें देखो, पार्शियली प्रिजर्वेशन ऑफ मोटर और सेंसरी फंक्शन बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, यानी कि जो इंजरी हो जाता है उसके नीचे, उस लेवल के नीचे जो है वो हमारे पास में क्या होगा कि पार्शली जो है वो प्रिजर्वेशन रहेगा, यानी कि मोटर नर्व थोड़ी बहुत काम करेगी या फिर सेंसरी नर्व जो है वो थोड़ी बहुत काम करेगी। तो या तो मोटर नर्व या फिर सेंसरी नर्व जो है वो हमारे पास में थोड़ी बहुत जो है वो काम करेगी। इसको हम कहते हैं दोस्तों इनकम्प्लीट इंजरी। अब जैसे इसके भी बहुत टाइप है, कौन कौन से, जैसे एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, एंटीरियर मतलब हमारे पास में सामने की साइड में, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये हो गया, ये हमारे पास में एंटीरियर पोर्शन हो गया। तो एंटीरियर पोर्शन में कहें तो ये सामने वाला कौन सा है, मोटर, ठीक है। तो अगर एंटीरियर कॉर्ड में प्रॉब्लम आएगी, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में जो है वो हमारे पास में प्रॉब्लम आएगी, तो क्या होगा, लॉस ऑफ मोटर पेन, टेम्परेचर एंड प्रिजर्व टच एंड पोजीशन, यानी कि सेंसरी तो काम करेगा लेकिन हमारे पास में मोटर वाली चीजें जो है वो काम नहीं करेगी एंटीरियर में। नेक्स्ट आता है सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम में क्या होगा, ग्रेटर वीकनेस इन अपर लिम्स देन द लोअर लिम्स, यानी कि सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम का मतलब हो गया सेंट्रली साइड। तो हमारे पास में जो वीकनेस रहेगी अपर लिम में जो है वो हमारे पास में ज्यादा वीकनेस रहेगी, जबकि लोअर वाले में जो है वो हमारे पास में वीकनेस कम रहेगी, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। ध्यान रखना, ये भी जो है वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम क्या होता है, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम का मतलब हो गया सेंट्रल वाली चीजें, ठीक है, यानी कि जैसे ये हाथ पे रो, ये हो गया सेंटर, तो ये चीजें जो है वो ज्यादा अफेक्टेड होगी, जो लोअर लिम है वो हमारे पास में कम अफेक्टेड होगा। और लास्ट आता है इसी के अंदर इनकम्प्लीट में ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम। ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड इप्सिलेटरल मोटर लॉस होता है एंड कॉन्ट्रलेटरल पेन टेम्परेचर एंड पेन लॉस होता है, यानी कि लेटरली साइड में, एक साइड में, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है उसके एक साइड में लॉस होगा, जिसकी वजह से जैसे हेमिप्लेजिया वगैरह हो जाता है। भाई एक जो है वो हमारे पास में, जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है,
ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो इस वाले भाग में, एक वाले भाग में जो है वो चीजें अफेक्टेड होगी, उसको हम बोलते हैं ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। भाई किसी को भी जो है वो हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है तो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे, तो ये हमने शुरू में अफेक्टेड जो है वो पढ़ लिया है। सेंसरी चीजें अफेक्टेड होगी, मोटर चीजें अफेक्टेड होगी एंड ऑटोनोमस डिसफंक्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास में आ जाता है सबसे पहली चीज मोटर एंड सेंसरी लॉस। सेंसरी और मोटर लॉस दोनों भी हो सकते हैं या दोनों में एक भी हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है, पैरालिसिस बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। जहां कहीं पे भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है, जिस एरिया पे भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है, उसके नीचे जो है वो हमारे पास में क्या आता है दोस्तों, पैरालिसिस, ये चीजें जो है वो देखने को मिलती है। जैसे हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारे पास में जो है मैंने एक चीज बताई है, स्पाइनल कॉर्ड है। अब स्पाइनल कॉर्ड में अगर यहाँ डैमेज हुआ है तो इससे नीचे वाली चीजें अफेक्टेड हो जाएगी। मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ डैमेज हुआ है तो ये ऊपर वाली चीजें बिल्कुल ओके रहेगी, ये चीजें जो है वो अफेक्टेड हो जाएगी। ऐसे मान के चलो ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यहाँ हुई है तो ये ऊपर वाली सारी चीजें जो है वो ओके रहेगी, इससे नीचे वाली चीजें जो है वो ओके नहीं रहेगी। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मोटर और सेंसरी लॉस, यानी कि पैरालिसिस बिलो द लेवल ऑफ इंजरी एंड लॉस ऑफ सेंसेशन, जैसे पेन हुआ, टच हुआ, टेम्परेचर हुआ, इनका जो है वो लॉस हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आता है ऑटोनोमिक डिसफंक्शन। ऑटोनोमिक डिसफंक्शन इन द सेंस जैसे हम बाउल कंट्रोल करते हैं, ब्लैडर कंट्रोल करते हैं, देन हार्ट रेट कंट्रोल होती है, वो सारी चीजें। तो ऑटोनोमिक डिसफंक्शन में जो है वो क्या चीज आएगी हमारे पास में, लॉस ऑफ बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल, यानी कि बाउल एंड ब्लैडर पे कंट्रोल जो है वो हमारे पास में नहीं रहेगा। हर कहीं पे भी जो हम यूरिन पास आउट कर देंगे, या जब यूरिन पास आउट करने की चीजें होती है तो हमें पता ही नहीं चलेगा, यूरिन हो या स्टूल हो, ये सारी पास आउट करने पे हमें पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सॉरी, इंपेयर्ड स्वेटिंग एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, स्वेटिंग चीजें यानी कि जो पसीना जो निकलता है वो इंपेयर्ड हो जाता है, और टेम्परेचर रेगुलेटिंग चीजें जो है वो अफेक्टेड होती है। एंड हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया स्पेशली इन हाई सर्वाइकल रीजन। ठीक है, ऊपर की चीजें हाई सर्वाइकल रीजन में अगर हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगा तो उस कंडीशन में हमें हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया जो है वो देखने को मिलेगा। ये हो गए हमारे पास में क्लिनिकल सिम्टम्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, और कौन कौन से हो सकते हैं, और हो सकते हैं हमारे पास में रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज कैसे, जैसे अगर मान लीजिए सर्वाइकल C1 से लेके C4 तक, ठीक है, C1 से लेके C4 तक की अगर हमारे पास में नर्व में इंजरी होती है तो वो हमारे पास में क्या करती है दोस्तों, रेस्पिरेटरी फेलियर करवा सकती है। सीधा सीधा जो है वो हमारे पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट स्पाइनल शॉक हो सकता है। स्पाइनल शॉक कैसे, तो दोस्तों जब मैंने आपको शॉक पढ़ाया था तो उसमें अलग अलग शॉक बताए थे, कौन कौन सा, हाइपोवोलेमिक भी बताया था, देन सेप्टिक शॉक भी बताया था, देन हमारे पास में जो है वो एनाफाइलेटिक भी बताया था, एक कार्डियोजेनिक भी बताया था, एक न्यूरोजेनिक भी बताया था अगर आपको याद हो तो जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है ना उसकी इटियोलॉजी मैंने बताया था, अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए तो जो न्यूरोजेनिक यानी कि जो नर्व सप्लाई की वजह से हमारे पास में शॉक होता है, और वो शॉक किसकी वजह से होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से सॉरी। तो इमीडिएट लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, मोटर एंड सेंसरी एक्टिविटी बिलो द लीजन, टेम्परेरी कंडीशन लास्टिंग डेज टू वीक। तो ये हो गया हमारे पास में स्पाइनल शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक, वही हमारे पास में न्यूरोजेनिक शॉक, हाइपोटेंशन होगा, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, एंड वार्म ड्राई स्किन ड्यू टू लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन मेनली इन सर्वाइकल एंड थोरेसिक इंजरी। अब देखिए हमारे पास में न्यूरोजेनिक शॉक होता है, अब न्यूरोजेनिक शॉक में क्या है दोस्तों, हाइपोटेंशन मिलेगा और ब्रेडिकार्डिया मिलेगा। एक यही ऐसा शॉक होता है जिसके अंदर हमारे पास में हाइपोटेंशन प्लस ब्रेडिकार्डिया मिलता है। बाकी जितने भी शॉक है, चाहे वो हमारे पास में सेप्टिक शॉक हो, चाहे वो हमारे पास में दोस्तों हाइपोवोलेमिक शॉक हो, चाहे वो हमारे पास में कार्डियोजेनिक शॉक हो, कोई सा भी शॉक हो, सब में हाइपोटेंशन तो देखने को मिलेगा लेकिन देखने को हमें टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। सिर्फ न्यूरोजेनिक शॉक है उसी में हमें जो है वो ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। बाकी जितने भी हमारे पास में शॉक हैं सबके अंदर जो है वो हमारे जो है वो टेकिकार्डिया देखने को मिलता है। ध्यान रखना, मैं बोल ज्यादा रहा हूं इसकी वजह से खांसी भी आ रही है, बट कोई नहीं है, आपको जो है वो सारी चीजें याद रखना। जो डिफरेंशिएट मैंने बताया था ये एग्जाम में कई बार
पूछा जाता है। ब्रेडिकार्डिया सिर्फ और सिर्फ जो है वो न्यूरोजेनिक शॉक में हमें दिखाई देता है, बाकी जितने भी हमारे पास में शॉक थे सबके अंदर जो है वो हमारे पास में टेकीकार्डिया होता है। क्या होता है दोस्तों? टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आज था हमारे पास में डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। ये तो था हमारे पास में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या चीजें देखते हैं दोस्तों? मोटर और सेंसरी लॉस देखते हैं। ऑफ कोर्स अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो जहां पे इंजरी हुई है उससे नीचे वाला जो भी एरिया है वहां पे ये चीजें जो है वो लॉस ऑफ होती है। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन की बात करें तो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन इन द सेंस कि बाउल एंड ब्लैडर पे जो है वो कंट्रोल हमारे पास में नहीं होता है, इंपेयर्ड स्वेटिंग हो जाता है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर जो है वो अफेक्टेड होता है, हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास में रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, यानी कि अगर C1 से लेके C4 तक की इंजरी होता है तो हमें रेस्पिरेटरी फेलियर भी देखने को मिलेगा। स्पाइनल शॉक देखने को मिल रहा है जिसमें हमारे पास में रिफ्लेक्सेस, मोटर, सेंसरी एक्टिविटी ये सारी की सारी जो हो बिलो हो जाएगी। न्यूरोजेनिक शॉक की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास में हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। कैसे जो है वो आप पता लगाओगे कि इस पर्सन को जो है वो हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है? तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का जो है वो हमारे पास में सबसे पहले हम जो है वो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे या इवन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो ही पता चल जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं है कि हमें पता नहीं लगेगा। वो तो वैसे ही एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई उसमें करवाओगे तो ही जो है वो पता लग जाएगा। बाकी सारी चीजें जो है वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अभी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम जो है वो किसको फॉलो करते हैं? ASIA को, अमेरिकन स्पाइनल इंजरी एसोसिएशन स्केल को जो है वो फॉलो करते हैं। तो दोस्तों जो हमारे पास में अमेरिकन स्पाइनल इंजरी एसोसिएशन है उसने क्या है एक स्केल दिया, जैसे ग्लासकोमा स्केल होता है, जैसे हमारे पास में एपगार स्कोर होता है, वैसे ही जो है वो हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए जो है वो इसने एक स्पेशल जो है वो हमारे पास में स्केल दिया है। ठीक है, उस स्केल के अंदर क्या करते हैं ये देखिए, ये हमारे पास में स्केल है। इसके अंदर बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें हमारे पास में देखो C1 से लेके C2, C3, C4 इस तरीके से नंबरिंग दी हुई है। क्या है दोस्तों? C1, C2, C3, C4 से लेके जो है हमारे पास में S4 तक जो है वो नंबरिंग है, दोनों साइड नंबरिंग है। देन उसके बाद में हमारे पास में दो कॉलम है। दो कॉलम में क्या होता है, एक साइड में हम जो है वो राइट साइड की, यानी कि एक साइड हमारे पास में सेंसरी डिनोट करते हैं और एक साइड में हम मोटर डिनोट करते हैं और राइट और लेफ्ट का डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? चार कॉलम किस लिए बने? चार कॉलम किस लिए बने? एक साइड में हम क्या करते हैं दोस्तों, राइट साइड वाले का जो है वो कोऑर्डिनेशन देखते हैं, एक का हम लेफ्ट साइड वाले का कोऑर्डिनेशन देखते हैं। राइट, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में लेफ्ट का है और ये हमारे पास में राइट का आ जाएगा। अब उसमें से भी दोनों फंक्शन कौन कौन सा? सेंसरी एंड मोटर। हर नर्वो को जो है वो हम चेक करते हैं। अब नर्वो को खोल खोल के चेक नहीं करते, जहां उसकी जो है वो हमारे पास में नर्व सप्लाई जा रही है उस हिसाब से चेक करते हैं। जैसे पिन चुबा के देखते हैं, यहाँ पे फील हो रहा है तो वो कहेगा हाँ मतलब सेंसेशन फील है। फिर कहेंगे कि इसको उठा के देखो, इसे ये इस उंगली को हिला के देखो तो मोटर भी प्रेजेंट है। ये जो है वो C1 से लेके हमारे पास में सेक्रम तक करते हैं। हर नर्व को जो है वो चेक करते हैं। ये हो गया हमारे पास में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो कि ASIA, उसको हम जो है वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एक्सरे स्पाइन। एक्सरे स्पाइन का मतलब हो गया कि हम जो है वो एक्सरे करवाते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि किसी भी प्रकार का जो है वो कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई डिसलोकेशन तो नहीं है, वो सारी चीजें देखते हैं। देन नेक्स्ट आता है सीटी स्कैन फॉर बोन इंजरी डिटेल्स। सीटी स्कैन करवाते हैं, सीटी स्कैन में हमें पता चल ही जाता है कि किसी भी प्रकार की कोई बोन तो जो है वो डैमेज नहीं है, ये सारी चीजें। एमआरआई, एमआरआई किस लिए करवाते हैं दोस्तों? फॉर सॉफ्ट टिश्यू कोड कंप्रेशन एंड हेमरेज। भाई आपको पता ही है एमआरआई बेसिकली जो है वो नर्व के लिए की जाती है, सीटी स्कैन जो है वो हमारे पास में टिश्यू के लिए की जाती है। तो इसमें हमारे पास में क्या होता है कि जो एमआरआई है, ठीक है, एमआरआई के अंदर क्या होता है कि जो भी टिश्यू के अंदर डैमेज हुआ है या जो हमारे पास में कोड कंप्रेशन हुआ है, हेमरेज है, वो सारी चीजें हमारे पास में एमआरआई के अंदर जो है वो देख सकते हैं। एंड लास्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सोमेटोसेंसरी इवोक्ड पोटेंशियल स्केल। ये क्या होता है? SSEP, टू असेस नर्व कंडक्शन, यानी कि नर्व कंडक्शन को देखने के लिए हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों? SSEP करते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है वो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, सोमेटो सेंसरी इवोक्ड पोटेंशियल। इसमें हमारे पास में क्या करते हैं, जैसे EEG होती है, ठीक है, वैसे हमारे पास में इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। ये देखो यहाँ पे ब्रेन के ऊपर, यहाँ पे सर्वाइकल के ऊपर, देन उसके बाद जो है हमारे पास में हाथों पे, इस तरीके से अलग अलग जगह जो है वो इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और उन इलेक्ट्रोड्स को जो है वो हम
चेक करते हैं मॉनिटर के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं SEP, दैट इज कॉल्ड सोमेटो सेंसरी इवोक्ड पोटेंशियल जो है वो चेक करते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन थे जो कि हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर जो है वो देखते हैं। क्या क्या चीजें? पहला था हमारे पास में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम किसको फॉलो करते हैं? ASIA, इसको फॉलो करते हैं। कैसे कैसे चेक करते हैं वो चीज आपको मैंने बता दी। लेफ्ट साइड का एक बार, राइट साइड का एक बार, और उसमें भी हमारे पास में जो है वो कौन कौन सा दोस्तों, यानी कि दैट इज का सेंसरी और मोटर। तो इस तरीके से ये 4 कॉलम जो है वो बने हुए हैं, राइट। सेकंड आ जाता है हमारे पास में एक्सरे स्पाइन। ऑफ कोर्स किसी भी प्रकार की जो है वो कोई फ्रैक्चर तो नहीं है या कोई डिसलोकेशन तो नहीं है, वो सारी चीजें जो है वो चेक करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में CT स्कैन चेक करते हैं, भाई कोई भी बोनी इंजरी तो नहीं है। MRI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी सॉफ्ट टिश्यू के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डैमेज ना हो जाए। एंड सोमेटो सेंसरी इवोक्ड पोटेंशियल, ये हम चेक जो है वो करते हैं। ये हो गया हमारे पास में डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मैनेजमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाता है, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, मैनेजमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इमरजेंसी मैनेजमेंट, जिसको हम एक्यूट फेज कहते हैं, एंड देन उसके बाद आता है हमारे पास में लेटेंट फेज, यानी कि बाद में हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एक्यूट फेज के अंदर क्या करते हैं। मान लीजिए किसी को अभी इमीडिएटली जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी तो इमीडिएटली आपको जो है वो क्या करना है, यानी कि इनिशियली जो है वो आप क्या करोगे, इनिशियली असेसमेंट में क्या करोगे, तो सबसे पहले उसका एयरवे देखते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पर्सन छत से गिरा और गर्दन के बल गिर गया, तो सबसे पहले हमारे पास में इनिशियली असेसमेंट में हम क्या करते हैं, ABC फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? ABC फॉलो करते हैं, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ये हमारे पास में हमेशा से जो है वो प्रायोरिटी पे रखा जाता है। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन जो है वो चेक करते हैं। इलाज तो आप बाद में करोगे, पहले मरीज कम से कम जिंदा तो रहे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इमोबिलाइज द स्पाइनल इमीडिएटली। कुछ भी करो, चाहे उसको फ्लैट सरफेस दो या कुछ भी उसको बांधो, किसी भी तरीके से बांधो, हमारे पास में नेक्स्ट प्रायोरिटी चीज आ जाती है कि स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो हम ज्यादा अब डैमेज नहीं कर सकते, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो इमोबिलाइज करेंगे। इमोबिलाइज करने से क्या होता है, जैसे हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो चुकी है, तो अगर मान के चलिए स्पाइनल जो हमारे पास में वर्टिब्रा है उससे और ज्यादा डैमेज ना हो जाए, इसलिए उसको इमोबिलाइज करते हैं। इमोबिलाइज द स्पाइन इमीडिएटली। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हर्ड, सर्वाइकल कॉलर और स्पाइनल बोर्ड। आपने देखा होगा स्पाइनल बोर्ड या सर्वाइकल कॉलर जो है वो दी जाती है, जैसे यहाँ पे कोई चोट लगी है तो ऐसे बिल्कुल गर्दन के अंदर जो है वो पट्टा दिया जाता है। एंड उसके बाद आता है हमारे पास में अवॉइड एनी नेक और बैक मूवमेंट। कोई भी जो है वो नेक और बैक का मूवमेंट नहीं करवाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में इनिशियल या एक्यूट फेज के अंदर जो है वो कार्य करते हैं। क्या क्या चीजें? ABC फॉलो करते हैं, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन फॉलो करते हैं, क्लाइंट को जो है वो इमोबिलाइज रखते हैं ताकि कोई भी जो है वो इंजरी ना हो। देन उसके बाद सर्वाइकल कॉलर या स्पाइनल बोर्ड जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और नेक और बैक का मूवमेंट जो है वो नहीं करवाते हैं, क्योंकि अगर मूवमेंट करवाएंगे तो ज्यादा जो है वो डैमेज हो सकता है। ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी मैनेजमेंट। ये है क्या दोस्तों? इमरजेंसी मैनेजमेंट, जो कि हमें इमीडिएट जो है वो लेना होता है। इसको हम एक्यूट फेज के नाम से भी जो है वो जानते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, ठीक है, इसी के अंदर नेक्स्ट कैसे मैनेज करेंगे, एयरवे ब्रीदिंग कैसे मैनेज करोगे, तो एयरवे ब्रीदिंग मैनेज करेंगे एंश्योर एयरवे पेटेंसी। एयरवे के लिए तो हमें जो है वो एयरवे पेटेंसी देखनी है। एयरवे पेटेंसी में कि माउथ के अंदर कोई चीज फंसी हुई तो नहीं है, अगर गुडल से एयरवे है तो वो हम डाल देते हैं, वो सारी चीजें। एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन और मैकेनिकल वेंटिलेशन इफ इंजरी अबाउ द C4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मान के चलिए सर्वाइकल इंजरी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, और उसमें से भी जो है वो हमारे पास में, ये तो हो गया स्पाइनल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी हमारे पास में कौन सी हुई है दोस्तों? सर्वाइकल हुई है। ठीक है, उसमें भी कौन सी हुई है दोस्तों? सर्वाइकल हुई है। और सर्वाइकल में भी कौन सी दोस्तों? C1 से लेके C4 वाली हुई है। तो उसमें हमारे पास में रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होता है। अगर हमारे पास में थोरेसिक के बाद में होती है या थोरेसिक में कोई डैमेज होता है, तो फिर हमें इतना डरने की जरूरत नहीं है कि हमारा लंग्स तो क्लियर रहेगा, नो डाउट, इसमें जो है वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लंग्स तो जो है वो हमारे पास में बिल्कुल ओके रहेगा।
तो ये चीज आ गई। पहले हमने क्या किया, एयरवे पेटेंसी चेक की, देन उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन देखा। और वो कब देखते हैं, स्पेशली जब हमारे पास में C4 से अबव जो है वो इंजरी होती है, तो फिर एयरवे 100% जो है वो अफेक्टेड होता है। सर्कुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, सर्कुलेशन के लिए आपको पता ही है दोस्तों, हमारे पास में मेंटेन बीपी एंड परफ्यूजन, प्रॉपर जो हो बीपी मेंटेन किया जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके से दो फ्लूइड दे के देखो, कैसे भी करो, हमें जो है वो बीपी को जो है वो मेंटेन करना है। एंड आईवी फ्लूइड एंड वेसो प्रेशर इफ नीडेड, आईवी फ्लूइड देने पड़ेंगे, जो कि मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बता दिया। वेसो प्रेशर अगर देनी पड़ी तो वो भी हम देंगे, लेकिन हमारे पास में टारगेट क्या रहेगा दोस्तों, कि बीपी को हमें मेंटेन करना है, परफ्यूजन टिश्यू परफ्यूजन को जो है वो हमें मेंटेन करना है। नेक्स्ट आया था हमारे पास में फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, कि मेडिसिन जो है वो हम क्या क्या देंगे। तो मेडिसिन में जो है वो हम हमारे पास में क्या देंगे दोस्तों, तो स्टेरॉइड दिया था, स्टेरॉइड में मिथाइल प्रेडनिसोलोन, क्या देते हैं, मिथाइल प्रेडिसोलोन देते हैं। ये हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड विद इन 8 आवर्स, ये जो है वो इमीडिएटली, यानी कि हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड जो है वो इमीडिएटली जो है वो दिया जाता है। ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रावर्सल है आजकल, क्योंकि ये जो है वो हमारे पास में जो है वो आजकल इसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। तो कुछ प्रोटोकॉल के तहत आजकल जो है वो ज्यादा स्टेरॉइड नहीं देते। अगर कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट भी आया है तो भी उसमें हम जो है वो स्टेरॉइड थेरेपी आजकल नहीं देते हैं। रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड सेकेंडरी इंजरी, ये मिथाइल प्रेडिसोलोन क्या करता है दोस्तों, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। ऑफ कोर्स अगर स्टेरॉइड है तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा ही करेगा, एंड सेकेंडरी जो इंजरी होती है उसको जो है वो कंट्रोल करता है। तो ये हो गया हमारे पास में फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। नेक्स्ट आता है प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन को जो है वो आप कैसे प्रिवेंट करोगे। तो कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या चीजें हैं। तो दोस्तों हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपोक्सिया क्या हो गया हमारे पास में, कि टिश्यू के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कमी होगी। हाइपोटेंशन, ब्लड सप्लाई जो है वो हमारे पास में डिक्रीज होगी, इसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन। एंड हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया क्या होगा, टेम्परेचर अगर हमारे पास में लोअर लिमिट से कम हो गया, वो हो गया हमारे पास में हाइपोथर्मिया। तो क्लाइंट को इन सब चीजों से बचाना है, किस किस से, हाइपोक्सिया से बचाना है, हाइपोटेंशन से बचाना है, और हाइपोथर्मिया से जो है वो बचाना है। एंड इंसर्ट फोलिस कैथेटर टू मॉनिटर यूरिन आउटपुट, जैसे ही हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट आता है तो इमीडिएटली हम क्या करते हैं दोस्तों, फोलिस कैथेटर जो है वो इंसर्ट कर देते हैं, ताकि यूरिन आउटपुट जो है वो हम मेंटेन या उसको हम मॉनिटर कर सकें। वो था हमारे पास में इनिशियल। अब आ जाता है हमारे पास में डेफिनेटिव या ऑन गोइंग मैनेजमेंट। ये तो था हमारे पास में इनिशियल, जिसको हम एबीसी के द्वारा फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें। अब आ जाता है डेफिनेटिव, मतलब परमानेंट या ऑनगोइंग मैनेजमेंट कैसे करोगे। ऑनगोइंग मैनेजमेंट में हमारे पास में आ गया दैट इज कॉल्ड सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारे पास में दो प्रकार की जो है वो सर्जरी की जाती है। पहला आ जाता है डीकम्प्रेशन लेमिनेक्टोमी। ठीक है, डीकम्प्रेशन लेमिनेक्टोमी क्या होता है, नाम से पता है, डीकम्प्रेशन यानी कि कहीं पे भी कोई चीज का कंप्रेशन लग रहा है। जैसे ये हमारे पास में स्पाइनल कोड है, ठीक है, और इसके अंदर वर्टिब्रा है, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास में ये स्पाइनल कोड है। अब ये स्पाइनल कोड को फैलने के लिए जगह चाहिए। अब जगह चाहिए तो आगे तो पूरा वर्टिब्रा है, ये तो हमारे पास में क्या है दोस्तों, वर्टिब्रा है। अब ये वर्टिब्रा है तो कैसे जाएगा, तो अगर हम इस वर्टिब्रा वाले पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को जैसे यहां से लेके यहां तक हटा दें, रिमूव कर दें, इस पार्ट को अगर हम रिमूव कर दें तो इसको एक्सपेंड होने के लिए हमारे पास में जो है वो जगह मिल जाएगी, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड डीकम्प्रेशन लेमिनेक्टोमी, यानी कि रिमूव बोन फ्रेगमेंट और हेमेटोमा। देखो ये बोन ही तो है बाहर की साइड में, तो इस बोन को जो है वो रिमूव कर दिया, जिसको हम बोलते हैं डीकम्प्रेशन लेमिनेक्टोमी। जैसे ये रहा, ठीक है, डीकम्प्रेशन लेमिनेक्टोमी। इमेज नहीं लगाई, कोई बात नहीं, मैं इमेज आपको जो है वो दिखा देता हूँ। ये हम पहले पेज ऐड कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में इमेज आ जाती है। ये देखो, ये हमारे पास में लेमिनेक्टोमी, ये तो रह देते हैं, ये लो, देखिए ये हमारे पास में आ गया लेमिनेक्टोमी। वही चीज जो मैंने आपको बताई है, देखो ये स्पाइनल कोड थी, ये स्पाइनल जो है वो हमारे पास में क्या है, आगे की साइड में है, यानी कि अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास में स्पाइनल बोन है। अब कंप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ की स्पाइनल बोन को जो है वो रिमूव कर दिया गया, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, लेमिनेक्टोमी। क्लियर है, ये हमारे पास में लेमिना है, ये जो उभार वाली चीजें हैं
जो बोन वाला एरिया है उसको हम लेमिना बोलते हैं। लेमिना को हटा दिया जाता है, इसको बोलते हैं लेमनेक्टोमी। तो ये हमारे पास में बोन हट गई तो कंप्रेशन जो है वो नहीं होगा, यानी कि प्रेशर जो है वो नहीं लगेगा। ये होगा डिकम्प्रेशन लेमनेक्टोमी। रिमूव बोनी फ्रेगमेंट एंड हेमेटोमा। कोई भी है उसके पास हेमेटोमा है या कोई भी बोनी वाला पार्ट है उसको हमने हटा दिया, उसको हम बोलते हैं डिकम्प्रेशन लेमनेक्टोमी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में स्पाइनल फिक्सेशन एंड स्टेबलाइज। स्पाइनल फिक्सेशन और स्टेबलाइज में क्या होता है, किसी भी रोड की सहायता से, प्लेट की सहायता से क्या करते हैं, स्पाइनल को हम फिक्स करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंप्रेशन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कहें, यहीं पे मैं ले लेता हूं स्पाइनल कंप्रेशन। ये देखें, इसमें हमने क्या बताया था, वही, यानी कि स्क्रू या रोड की सहायता से हम जो है वो हमारे नर्व को प्रोटेक्ट कर सकें, ये आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, ये हो गया हमारे पास में स्पाइनल फिक्सेशन और स्टेबलाइजेशन। कैसे, अब यहाँ पे देख लीजिए, रोड की सहायता से, प्लेट की सहायता से, स्क्रू की सहायता से इसको रोका जा रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पे जो है वो हमारे पास में रोड है और ये जो है वो हमारे पास में स्क्रू लगा के इसको सीधा किया जाता है ताकि यहाँ पे जो है वो हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी था वहां पे ज्यादा दिक्कत ना आए। तो ये हो गया हमारे पास में सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में दो कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड, पहली हमारे पास में डिकम्प्रेशन लेमनेक्टोमी एंड नेक्स्ट है स्पाइनल फिक्सेशन। क्लियर है, ये दो हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। अब आ जाता हमारे पास में मेडिकल मैनेजमेंट। भाई स्पाइनल कोड इंजरी हो गया तो हम मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करोगे, तो मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली इसमें सिम्टोमेटिक चलता है। सिम्टोमेटिक इन द सेंस कि जो जो साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी के हिसाब से जो है मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो चलता है। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर मेडिकल मैनेजमेंट से स्पाइनल कोड इंजरी को ठीक नहीं किया जा सकता। भाई कोई नर्व डैमेज हो चुकी है तो नर्व को जो है वो कोई मेडिसिन की सहायता से जो है वो ठीक नहीं किया जा सकता, वो धीरे धीरे अपने आप ही जो है वो ठीक होती है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, सिम्टोमेटिक या सपोर्टिव मेथड के रूप में जो है वो कार्य करता है। तो इसके अंदर आ गया हमारे पास में पेन कंट्रोल। भाई स्पाइनल कोड इंजरी हुई है तो पेन तो हो गया हुआ, और पेन भी जो है वो सीवियर वाला होता है। तो हमारे पास में पहली जिम्मेदारी हो जाती है पेन को कंट्रोल करना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में ब्लैडर एंड बाउल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में ब्लैडर एंड बाउल मैनेजमेंट। ब्लैडर को और बाउल को किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, वो आ गया हमारे पास में ब्लैडर एंड बाउल मैनेजमेंट, उसको हमें जो है वो कंट्रोल करना है। नेक्स्ट आ जाता है डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस। ये भाई कोई भी क्लाइंट स्पाइनल कोड इंजरी का होगा, अब स्पाइनल कोड इंजरी का पेशेंट होता है तो ये चीज आप मान के चलिए दोस्तों कि वो लंबे समय तक बेड रिडन हो गया, और लंबे समय तक बेड रिडन हो गया तो आपको पता है कि डीवीटी होने के चांसेज भी जो है वो बढ़ जाते हैं। तो कोई भी ऐसा क्लाइंट जो कि हमारे पास में जो है वो स्पाइनल कोड इंजरी का जो है वो हो गया तो उसके अंदर डीवीटी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो डीवीटी ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कंप्रेशन डिवाइसेज यूज करते हैं, जैसे स्टोकिंग वगैरह जो है, या फिर जो है हमारे पास में डीवीटी पंप भी आते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, डीवीटी पंप। डीवीटी पंप भी आते हैं जो कि जो है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस को जो है वो नहीं होने देते। साथ के साथ डीवीटी को रोकने के लिए लो डोज हेपेरिन भी जो है वो कंटिन्यू चला दिया जाता है। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्रेशर सोर्स। प्रेशर सोर्स को जो है वो हमें प्रिवेंट करना है, सॉरी, प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर सोर्स। प्रेशर सोर्स को जो है वो प्रिवेंट करना है। आपको ये भी पता है क्लाइंट जो है वो हम स्पाइनल कोड इंजरी का है, लंबे समय तक बेड रिडन होगा, और जो पेशेंट लंबे समय तक बेड रिडन होते हैं उसमें हमारे पास में प्रेशर सोर बोल दो या ड्यूक्यूबेटिक अल्सर बोल दो या प्रेशर अल्सर बोल दो, वो होने की संभावना ज्यादा होती है। तो प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर सोर, प्रेशर सोर को हम कैसे प्रिवेंशन करेंगे, ये हमारे पास में जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट आता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में रिहेबिलिटेशन फेज। देखो स्पाइनल कोड इंजरी हो गई है तो माइंड में ये चीज तो ध्यान में रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे मरीज ठीक हो जाएं। सारे के सारे छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर 50% भी उनमें रिकवरी आ जाती है तो ये भी बड़ी चीज है। तो जितने भी हमारे पास में स्पाइनल कोड इंजरी के जो हो पेशेंट होते हैं वो करीब करीब जो है वो टर्सरी मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड रिहेबिलिटेशन फेज से तो जो है वो जरूर गुजरते हैं। तो रिहेबिलिटेशन फेज में हमारे पास में गोल्स क्या है, गोल है हमारे पास में मैक्सिमम फंक्शन एंड इंडिपेंडेंसी, यानी कि रिहेबिलिटेशन फेज का हमारे पास में मेन गोल क्या होता है कि एन केन प्रकार कुछ भी करके जो है वो
क्लाइंट को इस तरीके से कर दिया जाए कि वो कम से कम खुद के काम तो निकाल सके। अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो चुका है, अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो चुका है तो उसको नहाना धोना खाना पीना इन सब के लिए जो है वो किसी न किसी लोग पे जो है वो आश्रित रहना पड़ेगा। अब हम जो है वो रिहेबिलिटेशन में कम से कम इतना कोशिश करें कि वो अपने जितने भी फंक्शन है, जितने भी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, उसको जो है वो चला सके। तो ये इसका जो है बेसिकली गोल है। क्या गोल है? मैक्सिमम फंक्शनिंग इंडिपेंडेंसी, जितने भी काम है उसके सारे दिन के, तो मैक्सिमम वो खुद कर लेगा, तो ये सारी चीजें जो है वो ठीक होगी। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? इसके अंदर होता है फिजिकल थेरेपी इंक्लूड होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इंक्लूड होती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट इंक्लूड होता है और वोकेशनल रिहेबिलिटेशन जो है वो इंक्लूड होता है। वन बाय वन करके देखते हैं किस तरीके से कौन कौन सी चीजें कैसे हेल्प करती है। तो जैसे हमारे पास में रिहेबिलिटेशन की बात करें, फिजिकल थेरेपी किस तरीके से हेल्प करेगी? ये हमारे पास में मसल्स स्ट्रेनिंग कराएगी, यानी कि मसल्स को जो है वो पावर को बढ़ाएगी एंड मोबिलिटी को जो है वो इंप्रूव करेगी। रिहेबिलिटेशन तो समझ में आ गया। एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान के चलिए कोई भी कंडीशन आ गई, अब मान के उसको हम 100% ठीक तो नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो छत से गिर गया और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया। अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया तो उसके दोनों पैर जो है वो काम करना बंद कर दिए। क्या हो गया दोस्तों? दोनों पैर, लंबर में चोट लगी है और उसके दोनों पांव जो है वो काम करना बंद कर दिए। अब दोनों पांव काम करना बंद कर दिए, अब हम कुछ इस तरीके से कर दें, कुछ ऐसा जादू चला दें या कुछ ऐसा जो हो मैनेजमेंट कर दें कि चलो जो हुआ तो हो गया, जो होना था वो तो हो गया, पैरों को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम उस तरीके से उसको ट्रेनिंग दे दें या उस तरीके से जो है वो हमारे पास में उसको थेरेपी दे दें, तो कम से कम जैसे वो व्हील चेयर पे जो है वो अपनी जिंदगी जी सके, वो सारी चीजें जो है वो करते हैं। तो जैसे फिजिकल थेरेपी, उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों? फिजिकल थेरेपी में हम जो है वो एक्सरसाइज इस तरीके से कराएंगे ताकि मसल्स जो है वो स्ट्रेंथ हो और मोबिलिटी जो है वो उसके अंदर ऐड हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन द सेंस कि कहीं काम के टाइम पे जो है वो हमारे पास में ये सारी चीजें हुई है, वो हो गया ऑक्यूपेशनल। तो इसमें हमारे पास में डेली लिविंग स्किल ट्रेनिंग, वो सारी चीजें करवाएंगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट मतलब उसको कोपिंग मैकेनिज्म या जो भी उसकी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसको जो है वो रिड्यूस करेंगे। एंड वोकेशनल रिहेबिलिटेशन मतलब रिटर्न टू वर्क इफ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके या जितना पॉसिबल हो सके उसको जो हो वापस काम पे भेजा जाना चाहिए। तो ये हमारे पास में जो है वो रिहेबिलिटेशन फेज है। नेक्स्ट आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि अगर क्लाइंट को जो है वो हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई? तो पहली चीज तो यही है दोस्तों कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया तो वही अपने आप में जो है वो बहुत बड़ी डिजीज है, ठीक है। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू जो है वो सिलेबस के अनुसार हम कॉम्प्लिकेशन भी पढ़ लेते हैं कि किसी क्लाइंट को जो है वो हमारे पास में क्या हो गया है दोस्तों, उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया है, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास में प्रेशर अल्सर देखने को मिलेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, यूटीआई जिसको हम कहते हैं, निमोनिया देखने को मिल सकता है, लॉस ऑफ इमोबिलिटी, देन डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा डीवीटी की वजह से, एंड कॉन्ट्रैक्चर जो है वो देखने को मिलेंगे, और ऑटोनोमिक्स डोर्सिफ्लेक्सिया जो है वो देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली रटने वाली चीज नहीं है, आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाएगा तो प्रेशर अल्सर होगा या नहीं होगा? मुझे साथ साथ बताइए, प्रेशर अल्सर होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि क्लाइंट लंबे समय तक जो हो बेड रिडन है, और लंबे समय तक जो पेशेंट बेड रिडन होते हैं उसमें प्रेशर अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो हमारे पास में स्पाइनल में कहीं पे भी इंजरी हुई है तो जो ब्लेडर को कंट्रोल करने वाली नर्व है वो डैमेज हो चुकी है, तो ब्लेडर को कंट्रोल करने के लिए जो है हमारे पास में नहीं है, तो यूरिन पास आउट नहीं करेंगे तो यूटीआई हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में निमोनिया ड्यू टू इमोबिलिटी, लंबे समय तक जो है वो हम वर्क नहीं करेंगे तो निमोनिया होने की संभावना है, और वैसे पता है हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा जो है वो हमारे पास में निमोनिया होता है। नेक्स्ट डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो क्लाइंट लंबे समय तक बेड रिडन पे होते हैं उनमें डीवीटी होने की संभावना बढ़ जाती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है, तो डीवीटी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्चर, अगर मान ली के चलिए कहीं पे चोट लगी है, जैसे मान लो यहाँ पे चोट लगी है, ऐसे कैसे हाथ को रख दिया ऐसे रह जाएगा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चर। नेक्स्ट ऑटोनोमिक डोर्सिफ्लेक्शन, ऑटोनोमिक डोर्सिफ्लेक्शन इन द सेंस कि सडन सीवियर हाइपरटेंशन, हेडेक, फ्लशिंग अबाउ द लीजन एंड इमरजेंसी इंजरी अबाउ द T6। T6 से ऊपर अगर हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है, T6 से ऊपर अगर हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाता है तो सीवियर हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, और फ्लशिंग अबाउ द लीजन, ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास में कुछ कॉम्प्लिकेशन थे जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड नर्सिंग मैनेजमेंट। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का कोई पेशेंट है, उसमें हमारे पास में नर्सिंग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही होती है, और देखो वैसे तो हर डिजीज में होती है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास में ज्यादा होती है। कैसे, देखिए सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में एयरवे और ब्रीदिंग सपोर्ट। ऑफ कोर्स हमें जो है वो जो भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का कोई पेशेंट है, तो उसमें हम ABC फॉलो करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ABC फॉलो करते हैं। A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन को जो है वो हम मेंटेन करते हैं। तो एयरवे ब्रीदिंग सपोर्ट को हम मैनेजमेंट करेंगे। उसमें हमारे पास में मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस, ऑक्सीजन थेरेपी एंड सक्शनिंग करेंगे। ठीक है, इस रेस्पिरेटरी स्टेटस देखेंगे कि भाई रेस्पिरेटरी रेट कितनी है, ऑक्सीजन कितने पे चल रही है, SpO2 कितना आ रहा है। डेली जो है वो हम ABG एनालिसिस करते हैं, PO2 कितना आ रहा है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पोजिशनिंग एंड स्किन केयर। उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, पोजिशनिंग एंड स्किन केयर करते हैं। हर क्लाइंट को जो है वो 2 घंटे से हम पोजीशन चेंज करते हैं। उसका फायदा क्या है दोस्तों, उसका फायदा हमारे पास में ये है कि उस क्लाइंट्स को हम DVT से बचा सकते हैं, साथ के साथ उस क्लाइंट को हम प्रेशर अल्सर से भी जो है वो बचा सकते हैं। तो कोई भी क्लाइंट लंबे समय तक अगर बेड रिडन है, तो उसमें हमें हर 2 घंटे से जो है वो एटलीस्ट पोजीशन जो है वो चेंज करनी चाहिए। टर्न पेशेंट एवरी 2 आवर्स एंड यूज प्रेशर रिलीव मैट्रेस। प्रेशर रिलीव मैट्रेस जो है वो यूज करनी चाहिए। अगर कोई भी क्लाइंट जो है वो क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहा है, जैसे हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का आ गया, इससे अगर ऐसे सफर कर रहा है, तो उसमें हमें हर 2 घंटे से जो है वो पोजीशन चेंज करनी चाहिए। नेक्स्ट आया था हमारे पास में ब्लैडर एंड बाउल केयर। ब्लैडर एंड बाउल केयर होना चाहिए, क्योंकि ब्लैडर एंड बाउल केयर पे हमारे पास में कंट्रोल हट चुका है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से जो है हमारे पास में कंट्रोल हट चुका है। इसके लिए क्या करते हैं, इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन जो है वो करवाया जाता है। मतलब थोड़े समय के लिए रखा, देन उसके बाद जो है वो कैथेटर ट्रा लिया, वो आ गया इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन। एंड बाउल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। बाउल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बाउल को कैसे क्लीन करना है, उन सब के रिगार्डिंग कैसे जो है वो क्लीन करना है, वो सारी चीजें जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत जो है वो सीखनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल सपोर्ट में हम क्या देंगे दोस्तों, हाई प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट देते हैं। वैसे तो कोई भी इंजरी होता है तो आपको पता है ये 2 चीज दी जाती है। न सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड की वजह से, अगर कहीं पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी होता है तो भी हम उसमें ये चीजें जो है वो देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन को हम जो है वो प्रिवेंट करेंगे। किस तरीके से, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, जैसे कोई इन्फेक्शन ना हो उसको हम प्रिवेंट करेंगे, डीप वेन थ्रोम्बोसिस उसको हम प्रिवेंट करेंगे, एंड ऑटोनोमस डोर्सिफ्लेक्सिया उसको जो है वो हम प्रिवेंट करेंगे, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो देंगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट में हम क्या करेंगे, एनकरेज इंडिपेंडेंसी। क्लाइंट को जो है वो इतना हम जो है वो मोटिवेट करेंगे, इतना साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे ताकि वो अपने डेली काम जो है वो बहुत आसानी से कर सके। एंड उसके बाद आता है इन्वॉल्विंग फैमिली इन द केयर। और जो हम केयर देंगे उसके अंदर हम फैमिली को भी इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो उनका सीखना भी जो है वो जरूरी होता है। तो ये हो गया हमारे पास में साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारे पास में कौन कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस बनेंगे, क्या क्या उसका गोल है, और क्या इंटरवेंशन जो है वो हम देंगे। बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम से जो है वो जल्दी से ये चीज हो जाएगी। तो सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बन गया हमारे पास में, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी क्यों बना दोस्तों, ऑफ कोर्स स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो चुका है तो वो कहीं पे अब जा नहीं सकता, तो प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर एंड मेंटेन मोबिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्चर से जो है वो हमें प्रिवेंट करवाने के लिए रेंज ऑफ मोशन से एक्सरसाइज करते हैं, एंड मोबिलिटी को जो है वो मेंटेन किया जाता है। तो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज एंड रिपोजिशनिंग, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न्स। इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न्स, अगर हमारे पास में C4 से ऊपर कहीं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, तो ऑफकोर्स हमारे पास में ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो अफेक्टेड होगा। तो उसमें हमें क्या करना है दोस्तों, ऑक्सीजनेशन को जो है वो मेंटेन करना है, मेंटेन ऑक्सीजनेशन एंड एयरवे केयर और O2 थेरेपी जो है वो हम प्रोवाइड देंगे। एयरवे केयर देंगे मतलब प्रॉपर जो है वो एयरवे मेंटेन करेंगे, और O2 थेरेपी जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में नर्सिंग डायग्नोसिस आएगा रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। कोई भी पर्सन जो है वो हमारे पास में अगर एक जगह पड़ा हुआ है या कोई ट्रॉमा लगा, तो उसकी वजह से हमारे पास में इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी तो जो है वो देखने को मिलेगी। यानी कि तो इसमें हमारे पास में गोल क्या हो जाएगा, मेंटेन इंटैक्ट स्किन। हमें जो है वो इंटैक्ट स्किन को जो है वो मेंटेन करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, रिपोजिशन एंड स्किन केयर जो है वो देंगे।
नेक्स्ट आता है हमारे पास में इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन। इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन का मतलब हो गया कि हमारे पास में यूरिन जो हम पास आउट करते हैं उसको मैनेजमेंट करें। तो मेंटेन ब्लैडर फंक्शन को जो है वो हमारे पास में गोल हो गया, तो उसमें हम कैथेटर केयर दे सकते हैं, ब्लैडर ट्रेनिंग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो रेगुलर बाउल मूवमेंट, भाई वो चीज़ है, रेगुलर बाउल मूवमेंट चेक करेंगे कि कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, और उसके लिए हमें प्रॉपर डाइट, देन फ्लूइड्स एंड बाउल ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट आता है डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज। डिस्टर्ब बॉडी इमेज क्यों दोस्तों? ऑफ कोर्स अगर किसी को जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो वो चल नहीं पाएगा, वो कुछ कार्य नहीं कर पाएगा, तो उसको अपने आप में जो है वो खुद की इमेज गिरी हुई सी मिलेगी, तो उसकी इमेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं दोस्तों, एक्सेप्ट फिजिकल चेंजेस। जैसे मान के चलिए किसी के दोनों पैर जो है वो काम करना बंद कर दें, तो उसको मोटिवेट करेंगे कि जो फिजिकल चेंजेस जो हो चुके हैं उसको जो है वो आप एक्सेप्ट करो, एंड काउंसलिंग एंड सपोर्ट जो है वो हम करेंगे। नेक्स्ट आता हमारे पास में प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस इन द सेंस जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया है तो उसके पेशेंट बचते हैं या नहीं बचते हैं, या बचते हैं तो किस प्रकार की लाइफ जीते हैं, कैसे कैसे जीते हैं। जैसे अभी हमने कल परसों जो है वो एक रेबीज की क्लास ली थी, उसमें आपने देखा होगा कि जब तक साइन सिम्टम्स नहीं आते तब तक हम रेबीज से जो है वो बचाया जा सकता है, लेकिन जैसे हमारे पास में साइन सिम्टम्स आ जाएंगे फिर हम उसको बचाना जो है वो मुश्किल होता है। ठीक उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का जो है वो क्या प्रोग्नोसिस है, क्या बचाव है। तो दोस्तों प्रोग्नोसिस डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन द लेवल एंड कंपनसेट्स ऑफ इंजरी, यानी कि इंजरी कहाँ पे है, कैसे है, कितनी गहरी है, उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। समझ में आ गया? यानी कि जो हमारे पास में इंजरी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो भी हमारे पास में चीजें उसके ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इनकम्प्लीट इंजरी। इनकम्प्लीट इंजरी इन द सेंस कि हमारे पास में इनकम्प्लीट इंजरी की पूरी इंजरी नहीं हुई तो उसको हमारे पास में जो है वो पार्शियली रिकवरी हम जो है वो कैसे करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्लीट इंजरी हो गया तो हम क्या करेंगे, तो कंप्लीट इंजरी हो गया तो हैव पुअर प्रोग्नोसिस फॉर मोटर एंड सेंसरी रिटर्न। ठीक है, हमारे पास में पहली जो प्रायोरिटी चीज है कि मोटर और सेंसरी रिटर्न कैसे ला सकें, वो सारी चीजें। एंड अर्ली रिहेबिलिटेशन इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, जितना जल्दी हो सके हम अर्ली जो है वो रिहेबिलिटेशन करेंगे ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है वो इम्प्रूव हो किया जा सके। भाई जो चीज हो चुकी है वो तो हो चुकी है, लेकिन कैसे हम क्वालिटी लाइफ को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट आ जाता है हमारे पास में समरी टेबल, और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो समरी टेबल में आ गया हमारे पास में दोस्तों, आज हमने शुरुआत क्या की थी दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की थी। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन होगी डैमेज टू स्पाइनल कॉर्ड कोजिंग लॉस ऑफ मोटर, सेंसरी एंड ऑटोनोमिक फंक्शन। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होता है, डैमेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ मोटर, मोटर फंक्शन लॉस हो सकते हैं, सेंसरी फंक्शन लॉस हो सकते हैं, एंड ऑटोनोमिक फंक्शन जो है वो लॉस हो सकते हैं। कोजेज की बात करें कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है वो किसकी वजह से होता है, तो दोस्तों एक होता है ट्रोमेटिक जो आरटीए, फॉल, वायलेंस की वजह से होता है, एक हमारे पास में होता है नॉन ट्रोमेटिक जो कि ट्यूमर एंड इन्फेक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो है वो कितने टाइप हैं, तो दो टाइप हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट में हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट में हमारे पास में सेंसरी नर्व है प्लस मोटर नर्व है, दोनों जो है वो हमारे पास में जो है वो इंक्लूड हो जाती है, यानी कि दोनों नर्व जो है वो आती है। इनकम्प्लीट में क्या होता है, आइदर हमारे पास में सेंसरी नर्व आती है या फिर जो है वो मोटर नर्व आती है, ओब्लिक आइदर बोल दिया, ठीक है। देन मेजर सिम्टम्स की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मेजर सिम्टम्स क्या है दोस्तों, तो एंटीरियर कॉर्ड, सेंट्रल कॉर्ड एंड ब्राउन स्क्वायर्ड जो है वो हमारे पास में थे। एंटीरियर कॉर्ड में हमारे पास में आपको पता ही है दोस्तों मोटर चीजें इफेक्ट होगी, सेंट्रल कॉर्ड में हमारे पास में बाकी वाली चीजें, पोस्टीरियर में आपको पता है सेंसरी चीजें जो है वो अफेक्टेड होगी। देन उसके बाद की साइन की बात कर लेते हैं, मतलब मेन साइन क्या है हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का, तो दोस्तों पैरालिसिस है, सेंसरी लॉसेस है, ब्लैडर डिसफंक्शन है, और स्पाइनल और न्यूरोजेनिक शॉक जो है वो हमारे पास में की साइन है। डायग्नोसिस कैसे पता लगाओगे कि किसी क्लाइंट को जो है वो हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो दोस्तों एमआरआई देखने को मिलेगा, सीटी स्कैन देखने को, एमआरआई देखेंगे, सीटी स्कैन देखेंगे, एक्सरे देखेंगे, एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है वो करेंगे। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं दोस्तों, ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्लाइंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, क्लाइंट को इमोबिलाइज रखते हैं, एयरवे मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। एयरवे मैनेजमेंट हमारे पास में ABC
ठीक है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन उसके द्वारा मेंटेन करेंगे। स्टेरॉइड थेरेपी देंगे। स्टेरॉइड थेरेपी में हमारे पास मेन चीज थी मिथाइल प्रेडिसोलोन। एंड सर्जरी करेंगे। सर्जरी में आपको पता है लेमिनेक्टोमी या फिर जो है वो डिकम्प्रेसिव सर्जरी एंड रिहेबिलिटेशन की तरफ जो है उसको लेके जाएंगे। नर्सिंग केयर की बात करें कि क्या क्या नर्सिंग केयर जो है हमारे पास में मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कॉम्प्लिकेशन से हमें जो है वो प्रिवेंट करना है। जो चीज हो चुकी है उसके कॉम्प्लिकेशन ज्यादा ना हो। स्किन को मेंटेन करना है। ब्लैडर एंड बाउल फंक्शन है उसको मेंटेन करना है। और साइकोलॉजिकल केयर जो है वो उसको प्रोवाइड करनी है। तो ये हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड के जो है वो नर्सिंग केयर है। की पॉइंट भी जो है वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो कैसे लगी उसके बारे में जो है वो अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास से दोस्तों अलविदा लेते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।